पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, एज यू लाइक इट एज अ रोमांटिक कॉमेडी, as you like it as a romantic comedy, स्लैश कीजिए। critical appreciation of as you like it, स्लैश कीजिए। as you like it as a play, as you like it as a play, स्लैश कीजिए। as you like it as a comedy, as you like it as a comedy, स्लैश कीजिए। as you like it as a pastoral comedy, as a pastoral comedy, रोमांटिक कॉमेडी का मतलब होता है कि ये प्यार से संबंधित है। कहानी किसी रिमोट प्लेस में सिचुएटेड हो, 2, 4, 5 प्रेमी हो, शादी हो, बिछड़ना हो, मिलना हो, गाना हो, और एज अ पेस्टोरल कॉमेडी बोलते हैं चरवाहों के जीवन से संबंधित। तो सारे के सारे कैरेक्टर क्या हैं? चरवाहे बन जाते हैं लगभग सारे कैरेक्टर। देखिए आंसर, पहला पैराग्राफ चाहेंगे तो काट लेंगे। known informally as the Bard of Avon, एवन नाम के जगह पर पैदा हुआ था ये, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। विलियम शेक्सपियर तो जो था वो पैदा हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन नाम की जगह में पैदा हुआ, इसलिए इसको बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है। बार्ड मीन्स पोएट, एवन का पोएट। William Shakespeare is regarded as the greatest poet dramatist of the Elizabethan age, का ये महानतम पोएट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। पोएट हाइफन ड्रामेटिस्ट, याद रखिएगा। पोएट हाइफन ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है पोएट होने के साथ साथ ये ड्रामेटिस्ट भी था। पोएट एंड ड्रामेटिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। This most recognized playwright of the world is famous for his comprehensiveness. ये प्लेराइट फेमस था अपने कॉम्प्रिहेंसिवनेस के लिए, दुनिया और दुनिया के दस्तूर की समझ के लिए, डिटैचमेंट, और जो कुछ भी इसके इर्द गिर्द हो रहा है उससे ये बिल्कुल अलग रहता था, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाता था। अपने विट के लिए, ह्यूमर के लिए, प्रोफिशिएंट यूज ऑफ थिएट्रिकल कंस्टिट्यूएंट्स, और साथ में थिएटर में इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्निक के कुशल प्रयोग के लिए ये बेहद फेमस था। अब थिएट्रिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? अब स्टेज का पर्दा ही है, तो कब उठना है और कब गिरना है ये पता होना चाहिए ड्रामेटिस्ट को। He composed 154 sonnets, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑफ हाई लिटरेरी कैलिबर। इसने बेहद शानदार 154 सॉनेट्स लिखे। कितने लाइंस होती हैं सॉनेट्स में? 14 लाइन। 14 एंड 37 प्लेज लिखे। कहीं पर आपको रेफरेंस मिल जाएगा 36 प्लेज का और कहीं पर रेफरेंस मिलेगा 37 प्लेज का, which are categorized into comedies, tragedies, romances and historical plays. इसके 37 प्लेज जो हैं वो
4-5 कैटेगरीज में लिखे गए हैं। कॉमेडीज लिखे गए हैं, ट्रेजेडीज लिखे गए हैं, रोमांसेस लिखे गए हैं और हिस्टोरिकल प्लेस लिखे गए। हम लोग पढ़ रहे हैं एज यू लाइक इट। शेक्सपियर पेन्ड कॉमेडीज इन द इनिशियल फेज ऑफ हिज लिटरेरी करियर। अपने शुरुआती दौर में शेक्सपियर ने कॉमेडीज लिखे थे। एज यू लाइक इट इज द मोस्ट डिलाइटफुल प्ले। एज यू लाइक इट इसकी बेहद प्रसिद्ध और मनोरंजक नाटकों में से एक है, बेस्ड ऑन द थीम ऑफ रोमांटिक लव। यह रोमांटिक लव पर आधारित है। कई पेयर हैं, ऑरलैंडो, रोजालिन, ओलिवर, सीलिया, उसके बाद सिल्वियस एंड टचस्टोन, ऑड्रे, तो कई पेयर्स थे। In fact, it can be ranked among the 10 most famous comedies of the world literature. अगर पूरे विश्व के साहित्य को हम लोग देखें, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, अगर विश्व के 10 बेस्ट रोमांटिक कॉमेडीज को देखें तो उनमें से ये एक रहेगा। It is essentially a romantic comedy as it handles the story of love. अब romantic comedy ये क्यों है? बोल देने से सिर्फ काम नहीं होना है। स्टोरी ऑफ लव है और एक नहीं 4-5 है। ब्यूटीफुल हीरोइंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्रेम में गलतफहमियां होती है, रोमांस है। Like a good romantic comedy, एक अच्छी कॉमेडी की तरह it concludes with 4 happy marriages। और एक अच्छे रोमांटिक कॉमेडी की तरह प्रेमी प्रेमिकाओं का अंत में मिलन होता है। अब अगर कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें प्रेमी प्रेमिका मर जाएं, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी देवदास, शाहरुख खान की फिल्म थी। कौन थे हीरो हीरोइन? सर माधुरी दीक्षित, पारो और देवदास, पारो और देवदास, और दोनों अंत में नहीं मिल पाए, तो ये ट्रेजेडी है। तो यहां पर 4 हैप्पी मैरिजेस होते हैं। कमिटमेंट्स ऑफ सिंसियरिटी, प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे के प्रति सिंसियर रहने के, एक दूसरे को हमेशा प्यार करने के, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने के, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने का, और स्टेडफास्टनेस, एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहने का, ये कसम खाते हैं। तो ऐसा रोमांटिक कॉमेडी में ही होगा, हिस्टोरिकल प्ले में नहीं हो सकता है। As you like it begins with the banishment of Duke Senior। कहानी की शुरुआत होती है ड्यूक सीनियर को राज्य से निकाल दिया गया by his wicked younger brother ड्यूक फ्रेडरिक। उसके दुष्ट छोटे भाई ड्यूक फ्रेडरिक ने। ड्यूक सीनियर with some of his followers comes to the forest of Arden। ड्यूक सीनियर निकट के जंगल फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, and starts living here happily, और यहां पर खुशी पूर्वक रहने लगता है। His daughter Rosalind, however, stays back to give company to her cousin Celia। ड्यूक सीनियर की बेटी रोजालिन महल में ही रुक जाती है अपनी चचेरी बहन सीलिया का साथ देने के लिए, who happens to be the daughter of Duke Frederick। सीलिया जो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी थी। Rosalind is passing her days in a melancholic mood। भले ही रोजलिन महल में रुक गई हो, लेकिन वह उदास रहती है। Even though Celia takes a good care of her, यद्यपि सीलिया उसका ख्याल रखती है, फिर भी रोजलिन उदास रहती है। One day a wrestling match is held in the palace। in the 2 बार लिखा गया है, करेक्ट कीजिए उसको। एक दिन एक रेसलिंग का मैच होता है महल में।
in which a young man named Orlando emerges victorious, जिसमें Orlando जीत जाता है. Rosalind falls in love with him immediately. Rosalind को उस युवक से प्रेम हो जाता है. But Duke Frederick compels the young man to get out of his sight immediately. लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक बाध्य करता है इस यंग मैन को, मेरी नजरों से तुरंत ओझल हो जाओ, as he was the son of Sir Roland de Boys, क्योंकि ऑर्लैंडो सर रोलैंड de Boys का पुत्र था, a lord faithful to the exiled brother. सर रोलैंड de Boys ड्यूक सीनियर का निष्कासित भाई का वफादार था. Disappointed, Orlando receives ill treatment from his brother Oliver also. ऑर्लैंडो जब घर लौटता है, निराश ऑर्लैंडो के साथ दुर्व्यवहार करता है उसका भाई भी. He also comes to the Forest of Arden. वो भी Forest of Arden चला जाता है and starts living with Duke Senior, और Duke Senior के साथ रहने लगता है. किन परिस्थितियों में रहता है ये बात हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं. Later, Rosalind and Celia also come to the same forest. बाद में रोजालिन और सीलिया भी उसी जंगल में आ जाते हैं. But they are disguised. लेकिन दोनों वेश बदले हुए हैं. Rosalind is disguised as Ganymede. Objective पूछेगा, a shepherd, and Celia is disguised as Elena, a country woman. Objective पूछेगा, नाम. They happen to meet Orlando there. यहां पर इनकी मुलाकात ऑर्लैंडो से होती है. Is mad in love with Rosalind. ऑर्लैंडो को रोजालिंड से बहुत प्रेम है. After playing some girlish tricks on Orlando, थोड़ी बहुत दिल्लगी के साथ ऑर्लैंडो के, रोजालिंड is united with him. रोजालिंड उससे विवाह कर लेती है. Later Celia is united with Oliver. सीलिया शादी करती है ऑलिवर से. Two more pairs, Touchstone and Audrey, Sylvius and Phoebe are also united. ये लोग भी शादी कर लेते हैं. Duke Frederick also undergoes a heart change. Duke Frederick का भी दिल बदल जाता है. He returns the dukedom to his elder brother Duke Senior को राज्य लौटा देता. Thus the play ends happily. नाटक का अंत क्या होता है? Happy, which is an essential feature of the romantic comedy. जो कि romantic comedy का essential feature है कि play को happily end ही होना है. As You Like It is an example of a perfect romantic comedy का उदाहरण है. The playwright has incorporated all the essential features of a romantic comedy here. रोमांटिक कॉमेडी की जितनी खूबियां होती है इसमें शामिल है. लव एंड रोमांस डोमिनेट द प्ले. पूरे प्ले में लव एंड रोमांस का जो थीम था वो डोमिनेट कर रहा था. द इंसिडेंट्स आर लाइट हार्टेड. जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं वो बहुत सीरियस किस्म की नहीं है. दो घटनाएं बेहद सीरियस किस्म की हैं. एक, ड्यूक सीनियर को राज्य से निकाल दिया गया, लेकिन फिर देखिए उसका एंड क्या होता है, उसको अपना राज्य वापस मिल गया. ऑर्लैंडो के पीछे उसका भाई जान लेने को पड़ा हुआ था, लेकिन अंत में देखिए क्या हुआ. ऑर्लैंडो के भाई ओलिवर ने उससे माफी मांग ली और ऑर्लैंडो को भी सब कुछ वापस मिल गया. तो घटनाएं बेहद सीरियस नेचर की नहीं है. The incidents are light-hearted. घटनाएं हल्की फुल्की हैं और they end happily. The playwright has avoided serious satire. नाटक में गंभीर किस्म का व्यंग नहीं किया गया है कि व्यंग करके समाज को सुधार देना है, ऐसा कोई चर्चा नहीं है. इस प्ले का मकसद है to entertain the theater goers. And this is what has been done here. नागमंडल जैसा व्यंग नहीं किया गया है, या नागमंडल जैसा सीरियस इश्यूज इसमें नहीं है कि स्त्री जाति की आजादी के लिए बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं. It deals with the love affairs of 4 pairs. 4 pairs के love affairs हैं. The central love affair involves beautiful and engaging heroine. जो main love affair है
उसमें एक बेहद खूबसूरत और एंटरटेनिंग हीरोइन है। लाइक अ टिपिकल रोमांटिक कॉमेडी, एक टिपिकल रोमांटिक कॉमेडी की तरह द यूनियन ऑफ लवर्स इज नॉट स्मूथ। प्रेमी प्रेमिकाओं का आपसी मिलन, इनके बीच में कुछ दिक्कतें भी होती है। They face a lot of problems before they are united. मिलने के पहले इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। The lovers experience the pangs of separation. Pangs means pain. मिलने के पहले प्रेमी प्रेमिका को बिछड़ने की तकलीफ झेलनी पड़ती है। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो जाती है। ऑड्रे एंड टचस्टोन में सिल्विया सेन, लड़की का नाम था जी, फेबे में ऑरलैंडो और रोजालिन में एलिगेशन क्रॉस वूइंग, आरोप लगाते हैं क्रॉस वूइंग। अब देखिए कंफ्यूजन किसके किसके बीच हो जाता है। फेबे प्रेम करती है किससे? गैनीमेड से। गैनीमेड प्रेम करती है किससे? ऑरलैंडो से। तो ये सब कंफ्यूजन है, क्रॉस वोइंग। ये इसके लिए कसम खा रहा है, वो उसके लिए कसम खा रहा है। फेबे कसम खा रही है गैनीमेड के लिए और गैनीमेड कसम खा रही है ऑरलैंडो के लिए। ट्रांसफर ऑफ अफेक्शन। और उसके बाद जब गैनीमेड की असलियत खुलती है तो फेबे अपना प्रेम किसकी ओर चली कर देती है? सिल्वियस की ओर। तो ये सारी चीजें घटती है, बट ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स गेट क्लियर टुवर्ड्स द एंड। लेकिन अंत में तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती। द लवर्स रिजॉल्व टू रिमेन फेथफुल टू ईच अदर। प्रेमी एक दूसरे के प्रति वफादार होने की कस्में खाते हैं। इन दिस वे द प्ले एंड्स विद अ हैप्पी नोट। इस तरह से नाटक का अंत सुखद होता है। Shakespearean romantic comedies are usually the stories of heroines. अब शेक्सपियर के रोमांटिक कॉमेडीज की खूबी होती है कि इसमें डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो रहता है वो हीरोइन रहती है, हीरो नहीं रहता है। पूरे नाटक में डोमिनेट हीरोइन ही करेगी, हीरो नहीं करेगी। इस नाटक में भी यही होता है। अगर मोस्ट सेंट्रल कैरेक्टर आपसे पूछा जाए तो रोजालिन को बोलिएगा या ऑरलैंडो को बोलिएगा? रोजालिन है। The heroines overshadow the heroes with their beauty. हीरोइंस इतनी सुंदर रहेंगी, इतनी इंटेलिजेंट रहेंगी, इतनी विटी और ह्यूमरस रहेंगी, इतना स्पार्कलिंग डायलॉग, शानदार डायलॉग्स बोलेंगी कि हीरो की कोई औकात ही नहीं रहती है ऐसे किताबों में। These heroines are resourceful. ये हीरोइंस, हीरो परेशान हो जाए, लेकिन ऐसी हीरोइंस जो हैं अपने जरूरत के संसाधनों को खुद जुटाती है। जंगल आने के बाद रोजालिन ने अपने लिए सारे संसाधन खुद जुटाए। सिंसियर होती हैं, डिवोटेड कैरेक्टर्स होती हैं। एक बार ऑरलैंडो से प्यार किया तो फिर ऑरलैंडो से ही प्यार किया। अगर एक बार अपने कजिन के प्रति समर्पित है, सीलिया के प्रति, तो रोजालिन सीलिया के प्रति आखिर तक समर्पित रहती है। रोजालिन एंड सीलिया एम्पली सब्सटेंशिएट दिस पॉइंट्स। रोजालिन और सीलिया इस बात को पूरी तरह से दिखलाते हैं इन एज यू लाइक इट। The other two women characters also dominate their lovers. बाकी दोनों women characters भी जो हैं, फेबे और कौन सी? ऑड्रे। सिल्वियस तो पुरुष है जी। फेबे एंड ऑड्रे, ये दोनों भी डोमिनेट करते हैं। Another important feature of Shakespearean romantic comedy is the pervading romantic atmosphere throughout the play. उसके बाद एक और खूबी है ऐसे नाटकों की कि पूरे नाटक में बस रोमांस का माहौल रहेगा, प्रेम का माहौल रहेगा। In almost all Shakespearean romantic comedies, शेक्सपियर के रोमांटिक कॉमेडीज की एक और खूबी है, we see a movement from the normal world of conflict and trouble into the world of fancy. ये कहानियां जो हैं वह घटित होंगी किसी काल्पनिक जगह में।
हजारीबाग शहर में और झंडा चौक में नहीं होगा, बल्कि कहां होगा? सालपर्नी और नेशनल पार्क में, तिलैया डैम के किनारे। तो नॉर्मल वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष और परेशानियों की दुनिया से दूर किसी कल्पना की दुनिया में होगा, वर्ल्ड ऑफ फैंसी में होगा, इन विच द प्रॉब्लम्स एंड इनजस्टिसेस ऑफ द ऑर्डिनरी वर्ल्ड आर डिसॉल्व। ऐसी जगह में जहां पर दुनिया की समस्याएं, अन्याय जो है वो नहीं होती हैं, एनिमीज रिकनसाइल्ड, शत्रु आपस में गले मिल जाएंगे, एंड ट्रू लवर्स यूनाइटेड, और प्रेमी मिल जाए। और एज यू लाइक इट, इस मामले में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं। टू कंक्लूड, As You Like It is a perfect romantic comedy set in an atmosphere of all-pervading joy. एक रोमांटिक कॉमेडी है, पूरे नाटक में ऑल परवेडिंग जॉय, शुरू से अंत तक आनंद ही आनंद है, लव है एंड यूथफुल चीयरफुलनेस है। ये आना चाहिए। पेस्टोरल वाला क्वेश्चन काट लो, पेस्टोरल का ये आंसर नहीं हो सकता है। ऊपर में जो क्वेश्चन लिखा दिए होंगे पेस्टोरल कॉमेडी, उसको काट दो। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, सेवन स्टेजेस ऑफ मैन्स लाइफ। जैसे भी क्वेश्चन पूछ ले इस पर स्टेज पूछे, पहला 4 स्टेज पूछे, आखिरी 4 स्टेज पूछे, स्लैश की यूज ऑफ प्रोज, कॉमा, वर्स, Pardon me, sir. and verse, V-E-R-S-E, verse, and rhyme, R-H-Y-M-E, rhyme in, as you like it, in as you like it। हो गया? या तो आपको क्वेश्चन पूछ दे 7 स्टेजेस ऑफ मैन्स लाइफ, इस पर हर हालत में पूछेगा, चाहे शॉर्ट पूछे चाहे लॉन्ग पूछे, हर हालत में पूछेगा। और या फिर पूछ दे कि एज यू लाइक इट रोमांटिक कॉमेडी है, तो इसमें प्रोज, वर्स और राइम, म्यूजिक, इन सब का इस्तेमाल कैसे हुआ। पहला पैराग्राफ वैसा का वैसा है, आप चाहें तो उसको लिखें अपने आंसर में, चाहें तो काट दें, काट ही दीजिएगा, बड़ा हो जा रहा है आंसर। सेकंड पैराग्राफ दें, शेक्सपियर wrote comedies in the early part of his dramatic career। अपने जिंदगी के शुरुआत में इसने रोमांटिक कॉमेडीज लिखे हैं। The Comedy of Errors, The Merchant of Venice, Twelfth Night, and of course, As You Like It। As You Like It is a romantic comedy, but it is also remarkable for a skillful use of prose, verse, and rhyme। रोमांटिक कॉमेडी है, 4 पेयर्स हैं इसमें, प्रेमी प्रेमिकाओं के, लेकिन इसका प्रोज, इसका वर्स, वर्स मीन्स इसमें जो कविताएं इस्तेमाल की गई हैं, जो राइम है वो बड़ा शानदार है। ऑलमोस्ट ऑल द प्ले राइट्स ऑफ द एलिजाबेथन एज, इस युग के बाकी नाटककार जितने भी थे, कौन कौन थे, 1-2 नाम बतला दीजिए हमको। सर फिलिप सिडनी, Ben Jonson, Christopher Marlowe। प्ले राइट नहीं था, फिलिप सिडनी प्ले राइट नहीं था, क्रिस्टोफर मार्लो था, बेन जॉनसन था, नैश था, लॉज था, ग्रीन था, पील था। यूनिवर्सिटी विट्स पढ़ाए हैं ना? यस सर। भूलिएगा तो कैसे,
पिएगा तो कैसे काम चले? Almost all the playwrights of the Elizabethan age used these three main forms of expression in their plays. सभी प्लेराइट्स ने एलिजाबेथन एज के जिन्होंने भी कॉमेडीज लिखी है, उन्होंने अपने कॉमेडीज में प्रोज, वर्स और राइम का इस्तेमाल किया। शेक्सपियर, however, is par excellence, एक्सलेंस पढ़ेंगे इसको, एक्सीलेंस नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा। अगर हमसे भी गलती होती है तो फिर सुधार दीजिएगा। एक्सलेंस, एक्सलेंस, however is par excellence, ऐसे एक्सीलेंस पढ़ते हैं। par excellence ये फ्रेंच टर्म है, अद्वितीय है। इन दिस रिगार्ड द सॉन्ग लाइक, इस नाटक में कई गीत हैं, जैसे ब्लो ब्लो द विंटर विंड, जहां पर 7 स्टेजेस था वहीं पर ये वाला भी था। एंड मेलंकलिक एंड फिलोसफिक ड्रामेटिक वर्स बाय जैक्स मेक एज लाइक इट रिमार्केबल, और जैक्स के द्वारा सीरियस गीत गाए हुए जो है सब इसको रिमार्केबल बनाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है द वर्स ऑन द 7 stages of man's life occurs in Act 2, Scene 7 of the play. ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा कि कितने स्टेजेस ऑफ मैंस लाइफ का जिक्र है, कौन से एक्ट में, कौन से सीन में है, और किसने गाया है। किसने गाया है? इस गीत को किसने गाया है? नहीं याद रखिएगा। उस समय भी हम आप लोगों को बोले थे बेहद इंपॉर्टेंट। सर जैक्स। एडम इज डाइंग फ्रॉम हंगर एंड थर्स्ट। ऑरलैंडो का नौकर एडम भूख प्यास से मर रहा है। ऑरलैंडो इज इन सर्च ऑफ सम फूड। ऑरलैंडो भोजन की तलाश में। He reaches the place where Duke Senior and his followers are about to dine. वो उस जगह पहुंचता है ऑरलैंडो जहां पर कि ड्यूक सीनियर भोजन करने जा रहा है। He pulls out his sword, अपनी तलवार खींच लेता है, and warns them not to touch the food till his needs are fulfilled. और उन्हें चेतावनी देता है कि कोई भी भोजन नहीं करेगा जब तक कि ऑरलैंडो की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाए। ड्यूक सीनियर पेसिफाइज ऑरलैंडो। ड्यूक सीनियर ऑरलैंडो को शांत करता है एंड सेटिस्फाइज हिज नीड्स, और उसकी जरूरतों को पूरा करता है। अब कैसे पूरा करता है ये तो हम लोग कहानी पढ़े थे, उसमें था। When Orlando goes back to Adam, जब ऑरलैंडो एडम के पास वापस जाता है उसे लाने के लिए, the Duke says that they alone are not suffering hardship in the world. तो ड्यूक अपने साथियों से, खास करके जैक्स से बोलता है कि दुनिया में पीड़ा झेलने का काम सिर्फ वही नहीं कर रहे हैं कि जंगल में रह रहे हैं, ठंडी हवा झेलनी पड़ रही है, बारिश झेलनी पड़ रही है, बट द वाइड वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग एंड सॉरो। लेकिन सारी दुनिया पीड़ा से परेशान है इन अ ग्रेटर डिग्री देन देयर प्रेजेंट सिचुएशन। अपने वर्तमान स्थिति से भी, हमारी वर्तमान स्थिति से ज्यादा तकलीफ दुनिया के लोग झेल रहे हैं। At this the melancholic Jacks says, इस पर हमेशा मुंह लटकाए रहने वाला उदास जैक्स बोलता है। तो किसने ये गीत गाया? जैक्स ने। All the world's a stage, सारी दुनिया एक रंगमंच है, and all the men and women are merely players, और सारी स्त्री और पुरुष केवल कलाकार हैं। They have their exits and entrances, जिंदगी रूपी रंगमंच पर जन्म के साथ उनका प्रवेश होता है और मृत्यु के साथ एग्जिट, निकास। And one man in his life plays many parts, और एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में ढेरों रोल करता है। His acts being 7 ages, कितने? 7।
Jax compares the world to a stage. जैक्स दुनिया की तुलना एक स्टेज से करता है एंड स्पीक्स अबाउट द 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन्स लाइफ, और बोलता है कि आदमी के जिंदगी में 7 स्टेजेस होते हैं. He adds that the men and women are just actors and actresses on the wide stage of life. वो बोलता है कि आदमी अपने जीवन काल में सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस का काम करता है. दे प्ले द रोल्स असाइंड टू देम, और जिसको जो रोल मिला है वो रोल करता है एंड देन लीव द वर्ल्ड, और उसके बाद दुनिया को छोड़ देता है. लिंक को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं हम, इमीडिएटली आप कनेक्ट होइए. हम लोग 25 मैन्स लाइफ इनटू 7 फेजेस. जैक्स इंसान की लाइफ को 7 फेजेस में बांटता है. Man plays the role of a newly born baby in the first phase. सबसे पहला रोल नवजात शिशु का होता है. He cries and keeps smiling and kicking in the arms of his nurse. बच्चा रोता है, मुस्कुराता है, हाथ पांव फेंकता है अपने नर्स की गोद में. नर्स मतलब अस्पताल वाली नर्स? नो सर. No. वह महिला जो बच्चों को पालने का काम करती है. We all belong to the middle class and in our families बच्चे पालने का काम कौन करता है? माँ, मौसी, बुआ, दादी, नानी. Jax calls this mewling and puking. इस रोने को या बच्चा दूध पी करके उल्टी कर दिया, इसको वो बोलता है म्यूलिंग एंड प्यूकिंग. पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि छोटा बच्चा क्या करता है? फुटबॉल खेलने चला जाता है या म्यूलिंग एंड प्यूकिंग करता है, टीवी देखता है, कुछ तो पूछेगा. इन द सेकेंड स्टेज ही बिकम्स अ कंप्लेनिंग स्कूल बॉय. दूसरे स्टेज में वो स्कूल जाने वाला बच्चा बनता है जो रोता रहेगा, स्कूल नहीं जाना चाहेगा. दो ही लुक्स ब्लिसफुल एंड चार्मिंग, भले देखने में खूबसूरत हो, ही ग्रम्बल्स ऑल द टाइम. वह हर वक्त शिकवा शिकायत करता रहेगा कि पेट दर्द कर रहा है इसलिए स्कूल नहीं जाएंगे, तो आज पैर दर्द कर रहा है इसलिए स्कूल नहीं जाएंगे, आज बुखार हो गया है इसलिए स्कूल नहीं जाएंगे. He creeps slowly and unwillingly while going to school. स्कूल जाते वक्त वो बड़ी धीमी रफ्तार से जाता है, मानो कि घोंघा रेंग रहा. The man plays the role of lover in the third stage of life. तीसरे स्टेज में वो प्रेमी का रोल करता है. Keeps sighing and his love struck heart smolders like furnace. वो ठंडी आहें भरता है, sighing, ठंडी आहें भरता है, और प्रेम से ग्रसित उसका हृदय सुलगता रहता है प्रेम की आग से. He composes love songs to praise the beauty of his beloved. गीत लिखता है अपनी प्रेमिका की सुंदरता के ऊपर. Then he becomes a soldier. फिर एक सैनिक बनता है. He grows a beard on chin. ठुड्डी पर दाढ़ी रहती है. On the chin कीजिए, चिन के पहले द लगाइए. On the chin. And indulges in meaningless swearing and oaths. थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ी हुई रहेगी और बात बात पर वह कसमें खाएगा. He becomes sensitive to his personal honor. व्यक्तिगत सम्मान के खातिर प्राण त्याग करने के लिए भी तैयार रहेगा. He becomes quarrelsome, झगड़ालू हो जाता है, and picks up fight on the slightest provocation. और मामूली सी बातों पर भी वो झगड़ा के लिए तैयार रहेगा. प्रोवोकेशन, उकसाना, मामूली से उकसाए जाने पर भी वो झगड़े के लिए तैयार रहेगा. Is always ready to sacrifice his life. वह हर वक्त तैयार रहेगा अपनी जान देने के लिए. इवन फॉर अ मोमेंट्स ग्लोरी, अगर पल भर के लिए भी उसको सम्मान मिल जाए तो वह जान देने को तैयार रहेगा. When the man reaches the 5th stage of his life, और जब वो 5वें स्टेज पर पहुंचता है, he plays the role of a justice. वह न्यायाधीश का रोल करता है. He works to restore peace
and law in society, समाज में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है. His physical appearance starts changing. उसका रंग रूप बदलना शुरू होता है. He becomes pot bellied, धुंध निकल जाएगी. His looks becomes stern. उसका रंग रूप जो है वो थोड़ा सा सख्त मिजाज दिखेगा. He gets his hair trimmed in fashionable manner. दाढ़ी उसकी बढ़िया से trimmed रहेगी. He becomes wise with a growing age. बढ़ती उम्र के साथ बुद्धिमान भी हो जाता है. He often quotes sentences which are full of worldly wisdom. और फिर ऐसी बातें करेगा जिसपे सांसारिक ज्ञान भरा हुआ. In the sixth phase of his life, छठे फेज अपनी जिंदगी की, This man plays the role of an old man. यह आदमी एक ओल्ड मैन का रोल करता है. His physical appearance looks funny. उसका रंग रूप थोड़ा सा अब हास्यास्पद हो जाता है. He starts using spectacles. चश्मा पहनता है. He carries a pouch with him. साथ में एक छोटी सी थैली रखेगा कमर में बंधी हुई. He looks amusing. देखने में amusing लगता है, हंसी आ जाएगी. When he is dressed in the clothes of his youthful days, जब कभी भी वह अपने ढीले ढाले जवानी के कपड़े पहने. The last stage of man's life is pathetic and sorrowful. जिंदगी का आखिरी स्टेज बेहद दुखद होता है. It ends the wonderful romantic activities of his life. उसके जिंदगी के रोमांटिक एक्टिविटीज जो हैं वो सब खत्म हो जाते हैं. He loses his eyesight. आंखों के रोशनी चली जाएगी. eyesight के बाद कॉमा डालिए. Teeth and strength. He becomes a victim of forgetfulness. भूलने लगता है. कोई बात भूल जाता है, जैसे आज हम भूल गए क्या पढ़ा रहे थे. In other words, he becomes a child again and leaves this world. और अंत में दुनिया छोड़ करके चल जाता है. Second childishness. किताब की लाइन भी है, लास्ट सीन ऑफ ऑल, जिंदगी का आखिरी सीन, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो जिंदगी रूपी इस इतिहास का अंत कर देता है. सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन, एंड मियर ओब्लिवियन, जहां पर इंसान सब कुछ भूल जाता है. सेंस टीथ, दांत झड़ जाते हैं. सेंसाइज, आंखों की रोशनी खत्म. सेंस टेस्ट, मुंह का स्वाद खत्म. सेंस एवरीथिंग, और फिर सब कुछ. These are the 7 stages of a man's life as described by Jacques. Jacques ने यही describe किया आदमी के 7 stages का. Since he is a high class character. अब नाटक में 2 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक हाई क्लास कैरेक्टर और एक लो क्लास कैरेक्टर. हाई क्लास कैरेक्टर वैसा ही व्यवहार करेगा, वैसी ही भाषा बोलेगा, और लो क्लास कैरेक्टर घटिया भाषा बोलेगा और घटिया व्यवहार करेगा. जो हर थोड़ी देर पर मां बहन की गाली दे रहा हो, अबे साला इन्हें आओ न रे, ओने जाओ न रे, तो लो क्लास कैरेक्टर है कि हाई क्लास कैरेक्टर है? लो क्लास कैरेक्टर. आप किस कैटेगरी में? मिडिल से. मीडियम. लो क्लास. फिर से गौर कीजिएगा, ठीक है? लिटरेचर पढ़ते हैं तो फिर पहले तो अपने को एसेस कर लें. His verse is lyrical. ये हाई क्लास कैरेक्टर है, मेलंकलिक फिलोसोफर है, गंभीर किस्म का फिलोसोफर है, जो कि वर्स का प्रयोग करता है अपनी बातों को कहने के लिए. His verse is lyrical and meditative in nature. लिरिकल है, meditative in nature है, गंभीरता है उसमें, उसकी बातों पर आप सोच विचार कर सकते हैं. It appropriately describes the 7 stages of a man's life. आदमी की जिंदगी के 7 स्टेजेस के बारे में बिल्कुल स्पष्ट से बतलाता है. The description has its relevance in almost all the contexts of life. जिंदगी के तमाम कॉन्टेक्स्ट में इसका वर्णन जो है सटीक बैठता है. A part of the success of As You Like It can be attributed to this philosophic thought of Jacques. As You Like It
एक बेहद सफल नाटक फिलॉसफी का भी योगदान था। आप किस स्टेज में हैं? लाइफ के किस स्टेज में हैं? 7 में से आप कहां हैं? सेकंड। स्कूल जाने वाला बच्चा थर्ड स्टेज। देख लीजिएगा, आप अपने से एसेस कीजिए। ठीक है, हम आप पर इम्पोज नहीं कर सकते हैं कि आप किस लाइफ के किस स्टेज में हैं। ये हम इम्पोज नहीं कर सकते हैं। आप खुद एसेस कीजिए कि आप सेकंड स्टेज में हैं या थर्ड स्टेज में हैं। आपके पापा मम्मी या हम किस स्टेज में हैं? फोर्थ। क्या फोर्थ स्टेज में कौन? थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ स्टेज में कौन था? प्यार। फोर्थ स्टेज कौन था? सर उसमें इमोशनल लवर। तो आपके पापा मम्मी हम ये लोग लवर के कैटेगरी में हैं। इमोशनल लवर फिफ्थ स्टेज में। फिफ्थ स्टेज जस्टिस, रोल ऑफ जस्टिस वाले स्टेज में। ये सर जस्टिस। कुछ बोल दो ना, पहले फोर्थ बोल दो, फिर थर्ड बोल दो, फिर फिफ्थ बोल दो, फिर सिक्स्थ बोल दो, कहीं ना कहीं तो फिट हो जाएगा। एसेस कीजिए। पता नहीं, हमको नहीं मालूम है कि आपके मम्मी पापा या हम किस स्टेज में हैं। आप एसेस कीजिए कि किस स्टेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कैरेक्टर स्केच ऑफ रोजालिंड। कैरेक्टर स्केच ऑफ रोजालिंड। स्लैश कीजिए। As a romantic heroine, as a romantic heroine, स्लैश कीजिए। As a symbol of, as a symbol of new woman, as a symbol of new woman, as a symbol of new woman. न्यू वुमन किसको बोलते हैं? न्यू वुमन का कंसेप्ट तो हम लोग नागमंडल पढ़ते समय भी पढ़े। किसको बोलते हैं न्यू वुमन? women of a modern age who believes in equality, feminism. जैसे आप न्यू वुमन हैं। Yes, sir. A new woman is the woman who takes her own decisions, जो अपने फैसले खुद लेती है अपने लिए। One who sets moral और social standards for herself, वो होगी न्यू वुमन। ये कौन बोल रहा था अभी कि न्यू वुमन है हम? देवी थी क्या? Yes, वही बोल sir. रहे थे। पापा छोड़ने के लिए आए आपको यहाँ पर ट्यूशन में। हाउ कैन यू बी अ न्यू वुमन? आप बोलिए पापा को कि आपको हम कोर्ट पहुंचा देते हैं। यू कैन बी अ न्यू वुमन। लेकिन पापा आपके यहाँ पर आए और जब तक आप ट्यूशन पढ़ते रहे तब तक पापा आपका इंतजार करते रहे कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे, उसको कोई तकलीफ नहीं हो। हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ न्यू वुमन? Sir, but after certain age, we'll take our own decisions now. Like ऐसा नहीं होता है। age. इंडियन सोसाइटी में पर्टिकुलरली मिडिल क्लास में
Usually a woman is under the thumb of her father before marriage, under the thumb of her husband after the marriage, and after the husband she will be under the thumb of her sons. Yes, sir. तो इसलिए न्यू वुमन का कंसेप्ट मिडिल क्लास इंडियन वीमेन के लिए नहीं है. देयर आर एक्सेप्शंस, इसमें कोई शक की बात नहीं है. देयर आर एक्सेप्शंस. चलिए देखिए, इसी आंसर की चौथी लाइन देखिए. बाकी तो 3 लाइन वैसा का वैसा है. शेक्सपियर इज अनराइवल्ड इन द कैरेक्टर पोर्ट्रियल. चरित्र चित्रण में शेक्सपियर का कोई जवाब नहीं है. अनराइवल्ड है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है. He painted a wide range of characters. उसने अपने नाटकों में कई कैरेक्टर्स पेंट किए. From kings down to peasants. राजाओं का चित्रण किया है तो सामान्य किसानों का भी चित्रण किया है. हम लोगों के नाटक एज यू लाइक इट में राजाओं का चित्रण है, ड्यूक सीनियर और ड्यूक फ्रेडरिक का चित्रण है, तो मामूली से इंसान सिल्वियस का भी चित्रण है. विद इक्वल ट्रूथ एंड इक्वल फोर्स. और हर एक पर शेक्सपियर ने उतना ही ध्यान दिया है. ऐसा नहीं है कि राजा है तो उस पर ज्यादा ध्यान दे लें और कोई दूध बेचने वाली डेयरी मेड है उस पर कम ध्यान दे. ऐसा नहीं. एज यू लाइक इट प्रेजेंट्स शेक्सपियर एज अ वंडरफुल डेलिनिएटर ऑफ कैरेक्टर. एज यू लाइक इट पढ़ते हैं तो पता चलता है कि शेक्सपियर बेहद शानदार चरित्र चित्रण करने वाला है. It also shows his deep insight and understanding of the human heart and mind. नाटक पढ़ करके हमें लगता है कि उसे इंसान की बड़ी अच्छी समझ भी है. अगर उसे इंसान की समझ नहीं होती तो पूरी जिंदगी को वो 7 स्टेजेस में नहीं बांट पाता. और वो 7 स्टेजेस आज भी सही है. The key characters of the play are, इस नाटक के प्रमुख चरित्र हैं रोजलिन, ऑरलैंडो, सीलिया, टचस्टोन एंड जैक्स. ऑल्ड्रे का कोई विशेष रोल नहीं है. फीबे एंड सिल्वियस का कोई विशेष रोल नहीं है. ओलिवर का भी कोई बहुत विशेष रोल नहीं है. तो ये 4-5 कैरेक्टर हैं इंपॉर्टेंट. Rosalind, the heroine of the play, as you like it, is a beautiful and charming romantic character. It has rightly been said. इसके बारे में बोला गया है. She is fresh as the morning. जैसे सुबह की धूप खिली हुई रहती है, सुबह का मौसम रहता है, ठीक वैसा ही देखने में रोजलिन लगती है. देख करके मन खुश हो जाता है. तो सुंदर होगी. Sweet as the dew. ओस के बूंदों की तरह स्वीट है, मतलब मीठी चाटने में. स्वीट अट्रैक्टिव, आकर्षक होगी, चार्मिंग होगी. स्वीट एज द ड्यू अवेकन ब्लॉसम्स. सुबह सुबह फूलों के ऊपर जिस प्रकार ओस की बूंदें खूबसूरत लगती हैं देखने में, वैसे ये लगती है. एंड लाइट एज द ब्रीज. और बिल्कुल हवा की तरह हल्की. तो क्या वजन रहा होगा रोजलिंड का? हवा की तरह हल्की से मतलब हवा की तरह कूल है. जिस ओर से गुजर जाएगी, रिफ्रेश्ड हो जाएंगे उसको देख करके लोग. दैट प्लेज अमंग देम. शी इज अ फेयर एंड टॉल गर्ल. फेयर है, बोला भी है. ऑरलैंडो कि उसकी बहन सांवली है और लड़का जो है थोड़ा सा फेयर है. शी इज फेयर एंड टॉल गर्ल. लंबी है इसलिए वो पुरुष के वेश में आई. ऑरलैंडो कंफर्म्स द लवेबल चार्म ऑफ रोजलिन व्हेन ही सेंड्स ओलिवर टू हर. जब ओलिवर को भेजता है ऑरलैंडो गैनीमेड से मिलने के लिए विथ अ ब्लड स्टेन हैंकचीफ, खून से सने रुमाल के साथ, तो वो बोलता भी अपने भाई को सलाह देकर के भेजता है. द बॉय इज फेयर. लड़का थोड़ा सा गोरा है और फीमेल फेवर, लड़कियों की तरह दिखता है, और उसकी बहन सीलिया जो है थोड़ी सी सांवली है.
Apart from the bewitching physical charm, मोहक, सम्मोहित कर देने वाली शारीरिक सौंदर्य के अलावा रोजालिन्स पर्सनैलिटी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एवरीथिंग स्वीट एंड नाइस। रोजालिन की पर्सनैलिटी जो है वह उन तमाम चीजों से बनी हुई है जो सिर्फ अच्छी ही अच्छी है। She is deeply attached to her father, पिता से बेहद स्नेह करती है। She cannot bear the pang of separation from her cousin Celia, अपने कजिन सीलिया से बिछड़ने का दुख वो झेल नहीं सकती है। अपने प्रेमी ऑरलैंडो से बिछड़ने का दुख नहीं झेल सकती है। She possesses all the good gifts of nature, प्रकृति ने, स्वभाव ने उसको सारी अच्छी चीजें दी है। शी इज ब्यूटीफुल लाइक हेलेन की तरह सुंदर है। कौन सी हेलेन? सलमान खान की सौतेली मां ट्रॉय, हेलेन ऑफ ट्रॉय। मैजेस्टिक लाइक क्लियोपेट्रा, इजिप्ट की क्वीन थी क्लियोपेट्रा, उसकी तरह मैजेस्टिक है। इंटेलिजेंट लाइक एटलांटा, ये भी ग्रीक ट्रेजेडी की कैरेक्टर है, एटलांटा की तरह इंटेलिजेंट है। और मॉडेस्ट लाइक लुक्रेशिया, ये भी ग्रीक लिटरेचर की कैरेक्टर है। एवरीबॉडी इंक्लूडिंग सीलिया और लैंडो, ड्यूक फ्रेडरिक, फेवे अप्रिशिएट्स हर, हर कोई इसके फिजिकल चार्म की तारीफ करता है एंड चार्म ऑफ हर पर्सनैलिटी की तारीफ करता है। यहीं पर छोड़ते हैं।